क्लास 12 बायोलॉजी एमसीक्यू है, चैप्टर 3 मानव प्रजनन के ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आए हैं, है ना। चलिए सवाल शुरू करते हैं हम लोग देखना। पहला सवाल क्या है जी? पहला सवाल है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है। जब शुक्राणु जाता है अंडाणु को घेरने, अंडाणु को छेद करने, तो उसके जो इंड पर होता है, इंड पर एकदम ऐसे सुई नुमा ऐसी संरचना बनी होती है, इसमें एक्रोसोम लाइसोसोम भरे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसमें भरा होता है। तो एक्रोसोम के स्राव के द्वारा, किससे? एक्रोसोम, है ना, वहां जो पाया जाता है उसको एक्रोसोम कहते हैं हम लोग, वहां पर एक्रोसोम उसका नाम है, उसी की मदद से जोना पेलुसिडा को भेज देता है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक। दूसरा, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? देखो, मानव का जो निर्माण होता है वो 3 जन्म स्तरों से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रक्त और हृदय जो बनता है हमारे शरीर में, सबसे पहले वो किसके, वो जो भ्रूण में बनता है वो किसके द्वारा होता है? मेसोडर्म के द्वारा, मध्य जन्म स्तर के द्वारा रक्त और परिवहन तंत्र बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? शुक्राणु अगुणित है, अंडाणु भी अगुणित है, युग्मनज बेशक द्विगुणित है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम वो संरचना है जब युग्मनज बनके तैयार हो जाता है, अंदर में कई बार कोशिकाएं भाई होते रहता है, ऊपर से जोना पेलुसिडा की लेयर आ जाती है और उसके ऊपर कई, है ना, छोटे है ना, कोशिकाएं बनने लगती हैं। कार्पस ल्यूटियम, ध्यान रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। मानव मादा में गर्भकाल कितना? मानव मादा में गर्भकाल होता है 9 माह। कोरक की गुहा क्या कहलाती है? कोरक की गुहा कहलाती है ब्लास्टोसिल। कोरक की गुहा क्या कहलाती है? ब्लास्टोसिल। कोरक गुहा जो बनता है ना, कोरक गुहा, जनरली जब कोरक गुहा बनेगा तो कोरक गुहा हम किसको कहते हैं? ब्लास्टोसिल को कहते हैं। किसको? ब्लास्टोसिल को, है ना, जो ऐसे ऐसे संरचना बनती है, ऐसे ऐसे आप पढ़े होंगे कार्पस ल्यूटियम में, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे संरचना बनती है, ठीक है ना, ऐसे 3 आवरण होते हैं और यहाँ पर एक गुहा बनती है, यहाँ पर एक गुहा बनती है जिसको कार्पस, है ना, ब्लास्टोसिल क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आएगा अगले बिंदु पर, अगले बिंदु पर है, अगले सवाल पे है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नर हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन कहाँ निकलेगा? अंडकोश में बनेगा, लीवर में थोड़ी बनेगा, किडनी में, फेफड़ा में, ये सब में थोड़ी बनता है। निम्नलिखित में से त्वचा क्या बनाती है? इसमें से सवाल ऐसे होना चाहिए कि निम्नलिखित में से त्वचा किसके द्वारा बनाया जाता है? तो एक्टोडर्म के द्वारा। बोले ना कि 3 जन्म स्तर होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्टोडर्म के द्वारा त्वचा बनाई जाती है, मेसोडर्म के द्वारा हमारा हृदय और परिवहन तंत्र, मतलब जितने भी हमारे नसें हैं, हमारा जो रक्त है वो सब बनाया जाता है मेसोडर्म के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाई जाएगी गर्भाशय तो मादा में, भग भी मादा में, लोबिया मेजोरा भी मादा में, काउपर ग्रंथि। क्या? काउपर ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है यौन ग्रंथि मानव में। एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, एक होता है कंडमूत्र पत्र ग्रंथि जिसे हम काउपर ग्रंथि कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इन ग्रंथियों, काउपर ग्रंथि जो है वो मानव में पाया जाता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। जब एक मासिक चक्र आता है तो उसमें अंडोत्सर्जन जो होता है वो केवल एक अंडाणु का होता है। एक मासिक चक्र में एक ही अंडाणु बाहर आता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण शुक्रजनन द्वारा नहीं, अंडजनन द्वारा होता है। बिल्कुल अंडजनन द्वारा होता है। अगले सवाल पे है, अंडाणुओं का निर्माण होता है जनन एंडोथेलियम से, जनन एलिथेलियम से, जनन एलिथेलियम से। अंडाणुओं का निर्माण जनन एलिथेलियम से होता है, हालांकि आपको क्लास में बात नहीं बताए हैं, है ना, जनन एलिथेलियम से होता है। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया अंडोत्सर्जन कहलाती है। और ये अंडाशय से जो अंडाणु निकल रहा होता है, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो 14वें और 15वें दिन होती है मासिक चक्र के, है ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कौन करता है? मतलब थोड़े समय के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन बन जाता है? कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। इसीलिए शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका में जो पोषण देता है कोशिकाओं को वो सर्टोली कोशिका है, सर्टोली कोशिका है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब सबसे पहले जब शुक्रजनन की प्रक्रिया होती है तो शुक्रजनन की प्रक्रिया आपको
दो स्टेज में पढ़ाए होंगे। तो सबसे पहले 4 कोशिकाएं बनती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, 4 कोशिकाएं बनती है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन होना है, अर्धसूत्री विभाजन होना है तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 नई कोशिकाएं बनती है हमेशा। तो प्राइमरी स्पर्मोसाइट स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी? 4 होती है। द्विगुणित कौन है इसमें से? तो द्विगुणित इसमें से युग्मनज है ना। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? एफएसएच और एलएच। कहां से निकलते हैं ये एफएसएच और एलएच? बनते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि में, लेकिन जमा रहते हैं पीयूष ग्रंथि में और वहीं से ही बाहर आते हैं, है ना, ध्यान रहेगा। सर्टोली कोशिका पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? वृषण में पाई जाएगी सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका वृषण में पाई जाती है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ये तो पादप वाले चैप्टर में आना चाहिए। कौन है, कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? भ्रूणपोष तो देखो, जब हम द्विनिषेचन पढ़ रहे थे तो आपको बताया थे कि 2 परागकण आते हैं। तो 2 परागकण में से एक तो चला जाता है मादा के साथ, मादा कोशिका के साथ चली जाती है वहां निषेचन करने, और एक जो है वो केंद्रक कोशिका के साथ आकर के संलयन होता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका? भ्रूणपोष का, है ना। आपको ऐसे बताया गया होगा कि ऐसी संरचना होती है, यहाँ पर अंड कोशिका होती है, यहाँ सहायक कोशिका होती है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में केंद्रक कोशिका होती है, बीच में यहाँ पर केंद्र। तो यही केंद्रक कोशिका जाकर के द्वितीय केंद्रक जो है वो जाकर के मिलेगा किससे? नर युग्मक से, तब जाकर के भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक, ध्यान रखिए। आगे बात करेंगे हम लोग। आगे बात, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन मान लो। नर में वृषण कोष स्थित होता है, कहां पर? नर में वृषण कोष कहां स्थित होता है? देखो, हमारा जो शरीर है वो 4 भाग, हमारा शरीर जो है ऊपर वाला भाग को हम लोग कर देते हैं ग्रीवा। ग्रीवा हो गया हमारा ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग जो हमारा गर्दन वाला भाग है उसको हम ग्रीवा नाम दे देते हैं। ग्रीवा के नीचे हमारा वक्ष आता है, छाती। वक्ष के नीचे हमारा उदर आता है। सबसे ऊपर ग्रीवा के ऊपर सर आता है, सिर है ना। सिर के नीचे ग्रीवा, ग्रीवा के नीचे वक्ष, वक्ष के नीचे उदर और सबसे नीचे होता है श्रोणी। श्रोणी भाग में हमारे जनन पाए जाते हैं, श्रोणी भाग में। तो उदर गुहा के बाहर अंडाशय में, उदर गुहा में, वक्ष गुहा में नहीं, उदर गुहा के तो बाहर ही मिलेगा, मतलब श्रोणी भाग में मिलेगा। तो श्रोणी भाग इज करेक्ट आंसर, मतलब उदर गुहा के बाहर यहाँ हमको ऑप्शन देना होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन कौन है? वृषण है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु का जो मध्य भाग बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वहां पर मध्य भाग में, देखे होंगे तुम। शुक्राणु का अपने सबसे अंतिम वाला भाग में तो पूछ हो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर रहता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। लीडिंग कोशिकाएं कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। तो आसान सवाल है। मानव में निषेचन कहां होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। प्राथमिक लैंगिक जनन कौन है? प्राथमिक लैंगिक अंग तो वृषण ही होगा ना जी। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय है। ध्यान रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहां होता है? वृषण में होता है, वृषण में होता है। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। काउपर ग्रंथि उपस्थित होती है, नर में उपस्थित होती है, मादा में थोड़ी उपस्थित होती है। काउपर ग्रंथि को ही कर्णमुखपथ ग्रंथि कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है? तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण तो ये होता है कि शुक्राणु का बनना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन जाके हेल्प करेगा शुक्राणु को बनाने में, प्राथमिक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण में नर में अलग दिखेगा लक्षण और मादा में अलग दिखेगा। नर में मूंछ दाढ़ी निकलने लगेगी, है ना, आवाज भारी होने लगेगा, यहाँ एडम सेपल निकल जाएगा, गर्दन में एडम सेपल निकल जाएगा, है ना। मादा में आवाज पतली होने लगेगी, तीक्ष्ण होने लगेगी, है ना। रजोधर्म शुरू होने लगेगा, है ना। इसके अलावा बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो अलग अलग बांटते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। यौनारंभ के समय द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट करते हैं। सिंपल बात है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। बी ऑप्शन। प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है एक प्रकार का द्रव होता है जो व्हाइट रंग का होता है। इसको हम
इसको हम सक्रिय प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसको सक्रिय, एक प्रकार का द्रव जो है वो सक्रिय प्लाज्मा है, ध्यान रखिएगा। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि कौन है? पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, काउपर ग्रंथि सब है, सब तो एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि ही है, सब जनन ग्रंथि है। तो डी ऑप्शन होना चाहिए। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, अंडाणु है, अंडाशय के द्वारा अंडाणु उत्पन्न होता है। गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है, गर्भाशय का ही दूसरा नाम उम्ब है, ध्यान रखिएगा, गर्भाशय का दूसरा नाम उम्ब है। मैं क्लास में आपको बताया भी हूँ। बुलवाउरेयाल ग्रंथि स्थित होती है, बुलवाउरेयाल ग्रंथि ये कहाँ स्थित होती है देखना पड़ेगा, ये मैं आपको क्लास में नहीं बताया हूँ। शुक्राणु के परिपक्वन होते हैं, शुक्राणु के परिपक्वन कहाँ होते हैं? अधिवृषण में। शुक्राणु निकल करके नलिका के द्वारा अधिवृषण में जाके जमा होता है, अधिवृषण में उसका परिपक्वन होता है कुछ समय के लिए। अंडवाहिनी का अधिवृषण समझ में आता है ना, बताया अधिवृषण जो ऐसे हम लोग वृषण बनाते हैं, तो इस वृषण के ऊपर में एक बाहर से झिल्ली होती है, इसको हम कहते हैं अधिवृषण। अब इसके अंदर जा करके नलिका होती है, नलिका से ऐसे निकल करके यहाँ पर जा करके है ना इसका परिपक्वन शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए आगे सवाल पे हैं हम लोग, अगले सवाल पे हैं हम लोग। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अंडवाहिनी जो है, अंडवाहिनी का सबसे अंतिम भाग स्थमस कहलाता है। स्थमस अंडवाहिनी का सबसे अंतिम भाग जो होता है, अंडवाहिनी का सबसे ऊपर वाला भाग, संकीर्ण पर जहां मिलता है, स्थमस कहलाता है। इनफंडिबुलम में उंगलीकार प्रवर्तक क्या कहलाते हैं? फिम्बरी कहलाते हैं। इनफंडिबुलम समझ में आ रहा है ना? इनफंडिबुलम जब हम मादा जनन अंग बनाते हैं, ठीक है, भाषे हो गया, फिर मान लो यहाँ पर ऐसे आकर के यहाँ पर ऐसे ऐसे झालर जैसी संरचना होती है, उसको फिम्बी कहते हैं। झालर जैसी जो संरचना होती है उसको फिम्बी कहते हैं। उंगलीकार प्रवर्ध निकलते हैं और ये पकड़े रहते हैं अंडाशय को। ये उंगलीकार जो संरचना है उसी को हम फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी क्या कहते हैं? फिम्बरी, है ना, उंगलीनुमा संरचना। ठीक, ध्यान रहेगा। आगे बात करें, अगले सवाल पे हैं। अगला सवाल, योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे हाइमन कहते हैं, है ना। हाइमन, योनि द्वार जो होता है वो पतली झिल्ली से ढका होता है और ये हाइमन टूट भी सकता है समय के साथ। साइकिल वगैरह या कोई बहुत ताकत वाला काम करने से हो सकता है हाइमन टूट जाए। हाइमन टूटेगी तो हल्का सा ब्लड आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर हाइमन नहीं टूटा हुआ है तो भी ब्लड आता है ना। जब संभोग की प्रक्रिया होती है पहली बार तो उस समय फिर हाइमन टूटता है। ठीक है, तो ऐसा एक विचार माना जाता है कि जब पहली बार संभोग होगा तो ब्लीडिंग आनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी लड़की का पहले से ही हाइमन टूटा हुआ है, जो घर का काम वगैरह करने से भी टूट सकता है, तो फिर ब्लीडिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर हाइमन नहीं टूटा है तब आएगी, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार संभोग के समय ब्लीडिंग आएगी, ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, स्त्रियों में रजो निवृत्ति की उम्र क्या होती है? 50 वर्ष होती है। मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्यों में निषेचित जो अंडाणु होते हैं उनमें विभाजन कब, निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है जब अंडा फलोपियन नली में होता है। जब अंडा फलोपियन नली में होता है तभी तो हम लोग विभाजन प्रारंभ करते हैं। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले एलएच एफएसएच चाहते हैं सबसे पहले, तो जहां एफएसएच है, एलएच तो दिया नहीं है, तो एफएसएच या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। एफएसएच के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, फिर प्रोजेस्टेरोन निकलता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है ना। अंडोत्सर्ग के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाता है। बिल्कुल, अंडोत्सर्ग में जब, है ना, जो अंडाणु निकलता है वो अंडाणु एक झिल्ली के द्वारा घिर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वो जो झिल्ली के ऊपर से गिरता है, झिल्ली को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। उसी जोना पेलुसिडा को आकर के छेदता है कॉनेक्रोसोम, जो ऊपर सवाल था। छोटी सी उंगलीनुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा से जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है। ये बात हम नहीं बताया क्लास में आपको। छोटी सी उंगलीनुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, वो क्या कह रहा है? ये सवाल लिख लीजिए जरूर, है ना। इनको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं।
दुग्ध बाहर की ओर आता है, किससे? दुग्ध बाहर की ओर किस? लेक्टोफेरस नलिका। जो नलिकाएं आती हैं उसको लेक्टिफेरस नलिका कहते हैं। नर जनन तंत्र स्थित होता है श्रोणि भाग में। देखो वक्ष भाग श्रोणि भाग में स्थित होता है। श्रोणि भाग जनन अंग वाले भाग को हम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम का विकास होता है तो ग्रेफियन फॉलिकल से, ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है उससे कार्पस ल्यूटियम का विकास होता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। इसीलिए इसको कुछ समय के लिए हम बोलते हैं कि अल्प समय के लिए ग्रंथि का काम कर रहा है। ठीक है, अल्प समय के लिए ग्रंथि का काम कर रहा है। तो ये कुछ सवाल है जो आपको आने चाहिए, है ना। टोटल 49 सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए।